हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में बताता हूं कि अभी तक हमने एचपी टेट की प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर के केमिस्ट्री और मैथ के पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर के केमिस्ट्री और मैथ के पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं जो 2013 से लेकर 2022 तक है दोस्तों। उसके अलावा हम केमिस्ट्री का लगभग कंटेंट पोर्शन ख़त्म कर चुके हैं। अब केमिस्ट्री के कंटेंट पोर्शन में एक वीडियो आएगी, अगर लास्ट तक आई वो भी बहुत छोटी सी वीडियो होगी, और एक गेट की वीडियो लाऊंगा, नॉट गेट और गेट, जो आपके 2022 पेपर आया था उसमें गेट आया था तो जो ये वाला पेपर है फिजिक्स का, इसमें ही गेट आया था जो हम अभी पढ़ेंगे आगे। उनकी भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, छोटी सी वीडियो होगी। एक दो वीडियो आएगी केमिस्ट्री पोर्शन में, ठीक है दोस्तों। बाकी ये पेपर प्रीवियस ईयर पेपर आएंगे, ठीक है दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर पेपर आएंगे आपके फिजिक्स के जो आ रहे हैं, जो 2022 का एक पेपर आ चुका है, 2022 का दूसरा पेपर आ रहा आएगा। इसके साथ 2021 से 2020, 19, 18 तक के पेपर लगभग 20 तारीख से पहले पहले मैं डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आगे वीडियो की ओर, और उससे पहले चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा आज का पेपर है फिजिक्स का 2022 जून का पेपर है ये, ठीक है। और हम इसको डीप एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन आपका कि पहला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है कि द एनर्जी इक्वलेंट टू अ सब्सटेंस ऑफ मास 1 ग्राम इज। ये बोल रहा है कि एनर्जी इक्वलेंट द सब्सटेंस ऑफ मास, ठीक है, 1 ग्राम इज। तो आपको पता होना चाहिए कि द एनर्जी इक्वलेंट टू अ सब्सटेंस ऑफ मास ऑफ 1 ग्राम इज। तो दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जो आपका रूल लगेगा वो लगेगा फार्मूला E इज इक्वल टू एम सी स्क्र। देखो ये वाला जो फार्मूला है हमें आइंस्टाइन वाला फार्मूला है, और ये हमें क्या है, एनर्जी और मास के बीच का रिलेशन डिफाइन करता है। और यहाँ बोला है एनर्जी इक्वलेंट टू अ मास टू अ सब्सटेंस ऑफ मास। यहाँ क्या है, देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे एनर्जी, देखिए दोस्तों यहाँ एनर्जी, और यहाँ बात की एनर्जी और किसकी बात की जा रही है यहाँ पे दोस्तों, मास। और इसका रिलेशन कौन देता है हमें? इसका रिलेशन कौन देता है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्र। ये हमें देते हैं हमारे आइंस्टाइन साहब जी। तो ये वाला रिलेशन लगेगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा दोस्तों। E इज इक्वल टू एम सी स्क्र। देखिए यहाँ पे E की वैल्यू, एम की वैल्यू है, जो मास कितना है आपका, मास कितना है आपका इस क्वेश्चन में, मास है 1 ग्राम, ठीक है। और जो C, जो स्पीड ऑफ लाइट है, आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। जो स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला वो है 3 × 10⁸ ये होता है स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला। तो इन्होंने क्या है, इसमें बोला गया है, ठीक है दोस्तों, जो इसमें बोला गया है, इसमें जो C का स्क्वायर है, क्या है, C का इसमें स्क्वायर है। तो जो C का स्क्वायर है, अगर आप m की जगह 1 डाल दो और C की जगह क्या डाल दो, 3 × 10⁸, ठीक है दोस्तों, 3 × 10⁸ डाल दीजिएगा। तो आप देखेंगे इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 1 × 3 3 9 और 10 16, इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि 1 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 10⁻³ जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, इसके साथ, तो यह आ जाएगा 10⁻13। तो लगभग आपका जो आंसर आएगा दोस्तों, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 9 × 10⁻13 जूल्स। 9 × 10⁻13 जूल आपका इसका आंसर आएगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या बोलता है, द मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन, ठीक है, मोमेंट
द मोमेंट ऑफ मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज पर बोहर मॉडल। मैंने आपको बताया था कि जो बोहर मॉडल के अनुसार जो मोमेंटम है आपकी, उसका फार्मूला क्या था, जो मैंने केमिस्ट्री सेक्शन में आपको कराया था। ये हम केमिस्ट्री सेक्शन, जो बोहर मॉडल मैंने केमिस्ट्री सेक्शन में कराया था, वहाँ मैंने बताया था कि जो बोहर मॉडल है उसका जो मोमेंटम का फार्मूला था वो कहते हैं MVR, ठीक है, इज इक्वल टू NH2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि n डालोगे आप ऑर्बिट, तो यहाँ कौन से ऑर्बिट में हो रहा था मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्डर, तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए, 2H, n की जगह 2 डाल दिया और 2 पाई, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास H डिवाइड बाई पाई बचेगा, ठीक है। H डिवाइड बाई आपके पास क्या बचेगा, पाई बचेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास बचेगा, तो आपका आंसर होगा ये H डिवाइड बाय पाई। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन करके दिया गया है 2H डिवाइड बाई 2 पाई और H डिवाइड बाई पाई आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कौन सा है जो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले बताया कि जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज की सीधी इमेज और वर्चुअल इमेज, देखो दोस्तों वो बनाते हैं मिरर के केस में आपके कन्वेक्स बनाता है, और लेंस के केस में कनकेव बनाता है। तो कनकेव लेंस और कन्वेक्स दोनों है इधर, जो क्या है हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाते हैं दोस्तों। तो इसका होगा बोथ A एंड C। यहाँ देख सकते हैं कन्वेक्स लेंस एंड कन्वेक्स मिरर आर द डाइवर्जिंग इन द नेचर एंड दे फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। विच वेव्स आर यूज्ड इन द सोनोग्राफी, तो सोनोग्राफी में कौन सी यूज होती है, अल्ट्रावायलेट वेव्स, ठीक है दोस्तों, कौन सी होती है, अल्ट्रावायलेट वेव यूज होती है। तो दोस्तों मैंने क्या बोला कि सोनियोग्राफी जो आपकी यूज़ होती है, ठीक है, विच वेव आर यूज्ड इन सोनोग्राफी, तो मैंने अब आपको बोला अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है यूज सोनोग्राफी में। आगे चलते हैं दोस्तों, अल्ट्रासोनिक वेव सोनोग्राफी इज़ द मेडिकल इमेज टेक्निक, ठीक है, दैट यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव एंड देयर echoes since high frequency sound wave are needed for the sonography. Ultrasonic waves are used. Ultrasonic waves are high frequency waves with the frequency greater than इसकी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, 100 mH coil carried a current of 1 ampere, energy stored in the magnetic field is, देखो दोस्तों इसका सेल्फ इंडक्टेंस दिया है 100 mH और आपका जो करंट है वो 1 एम्पियर का है। तो इसमें फार्मूला 1/2 मतलब हाफ एम जो आपका काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला होता है वही, परंतु सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्म में लगेगा। कैसे, ये देखिए दोस्तों ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये वाला लगेगा K इज इक्वल टू हाफ LI²। इसमें L क्या है, L क्या है, देखो दोस्तों L है सेल्फ इंडक्टेंस, L है सेल्फ इंडक्टेंस और करंट क्या है आपका करंट है इसमें 1 एम्पियर करंट दिया हुआ है, 1 एम्पियर, और जो सेल्फ इंडक्टेंस L है वो 100 mH है। फार्मूला क्या है 1/2 LI²। तो K की वैल्यू हाफ इंटू 100 इंटू 10⁻³ इंटू 1 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि 100, ठीक है, और I करंट क्या है आपका, करंट आपका हो जाएगा 1⁻²। जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 0.05 जूल, ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा आपका आंसर 0.05 जूल। आगे चलते हैं, मोबाइल टेलीफोन ऑपरेट टिपिकली इन द रेंज ऑफ, तो ये किस रेंज में आपके ऑपरेट होते हैं, ये इसका आंसर होगा दोस्तों 200 से
800 से 900 मेगा हर्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें होता है। बेसिकली जिसको प्रॉपर देखा जाए तो 820 या 830 से 930 तक लगभग इस रेंज में होता है। 840 ms से 900 जो आपका 35 तक, ठीक है, इस पे होता है। तो ये ध्यान रखना है क्वेश्चन कि मोबाइल की जो मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटर है वो टिपिकली 800 से 900 MHz पे चलते हैं, हर्ट्स पे चलते हैं, मेगा हर्ट्स पे चलते हैं। अब बात है अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कॉलम ऑफ चार्ज विल बी। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वन कॉलम ऑफ चार्ज में? तो ये आपको पता होना चाहिए कि वन ऑफ कॉलम ऑफ चार्ज में जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो है 6.25 इंटू 10⁻18। कितने इलेक्ट्रॉन है वन कॉलम चार्ज में? 6.25 इंटू 10⁻18। आगे चलते हैं, यहाँ आपको इसका ये आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कॉलम ऑफ चार्ज विल बी। ये क्वेश्चन रिपीट है फिर से। आगे है, a porter lift a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. The work done by him on the luggage will be। देखो आपको वर्क डन निकालना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या फार्मूला है? फोर्स इंटू वर्क डन का क्या फार्मूला है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी दी है इसमें? फोर्स आपको निकालनी है, ठीक है। और जो लगेज का वेट है वो दिया है आपका 15 kg, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट है आपकी 1.5 मीटर, ठीक है। तो इसमें कोई कुछ नहीं है, आपको फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, ठीक है। मास इंटू एक्सेलेरेशन, आपको मास पता है, आपको एक्सेलेरेशन निकालनी है यहाँ से, ठीक है। एक्सेलेरेशन निकालनी है यहाँ से। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो मास दिया आपका 15 kg, जो आपकी ग्रेविटी है हमारे को 10 लेने को बोला है क्वेश्चन में, यहाँ पे 9.8 दी है। और एच जो हाइट है वो 1.5 m है। आपको पता है कि वर्क, आपको पता है पहले से वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स है वो कितनी है? फोर्स इसमें नहीं दी है, इसमें वेट, इसमें मास दिया है। मास आपका कितना है? मास आपका 15 kg है, ठीक है। जो आपकी ग्रेविटी है वो है 10 दी है, और जो हाइट है 1.5 दी है। तो आपको कुछ नहीं करना, फोर्स इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट साथ में वैसे ही रहेगी। परंतु इसमें बात यह है कि अगर आप एक ग्रेविटी के केस में ले रहे हैं, क्योंकि आप ग्रेविटी से अगेंस्ट काम कर रहे हैं या ग्रेविटी के साथ काम कर रहे हैं, तो अब एक्सेलरेशन है वो जी, उसको ए को आप जी लिख देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट डी वैसी रहेगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो मास आपका कितना है? 15 kg है, ठीक है। ग्रेविटी कितनी है? 10 बोला है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे जो अपना क्वेश्चन है उसमें 1.5 ही है, तो 15, और इसकी पॉइंट नीचे उतार दिया तो 10, ठीक है। यूनिट आपकी सेम है, मीटर, जो ऐसे यूनिट मीटर ही होती है, और वेट की kg ही होता है। तो इस 10 से ये 10 कट जाएगा, और 15 गुना 15 हो जाते हैं आपके 225। कितने हो जाते हैं दोस्तों? 15 गुना 15 हो जाते हैं आपके 225। तो आपका आंसर आ जाएगा 225 जूल, ठीक है दोस्तों। तो आंसर आ जाएगा 225 जूल, बी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आपके जो 15 गुना 15 होते हैं वो होते हैं 225। आगे चलते हैं, पावर फैक्टर इज मैक्सिमम इन LRCR सर्किट व्हेन, कब होता है? जब XL इजकल टू XC होता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट इज वेरीफाइड बाय इंटरफेरेंस। वेव नेचर किससे कर सकते हैं? इंटरफेरेंस से, क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये होता है आपका पार्टिकल नेचर, ठीक है। क्या बोल रहा है? वेव नेचर ऑफ लाइट इज वेरीफाइड बाय, हाँ, वेरीफाइड बाय किससे हो सकता है? इंटरफेरेंस से हो सकता है दोस्तों, ठीक है। इंटरफ्रेंस, देखिए ये वाला इंटरफेरेंस से, ठीक है दोस्तों। तो वेव नेचर हम कर सकते हैं लाइट का वेरीफाई इंटरफेरेंस से दोस्तों,
ठीक है। बाकी जो पार्टिकल नेचर होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ आइडल एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा याद रखना है 0 होता है और वोल्ट मीटर का इन्फिनिटी होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ आइडल वोल्ट मीटर कितना होता है, 0 होता है दोस्तों। आगे चलते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा इसे स्टडी कर लेते हैं। इंटरफेरेंस देखो, इंटरफेरेंस दिया है, ये वेव नेचर शो करता है। डिफ्रैक्शन ये क्या करता है, वेव नेचर शो करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका पार्टिकल नेचर शो करता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपका पार्टिकल नेचर शो करती है। प्लैंक इक्वेशन आपकी क्या करती है, पार्टिकल एंड वेव नेचर शो करती है। ये तो बल्कि इक्वेशन ही पार्टिकल और वेव के बीच ये समन्वय बनाती है। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है, ये भी पार्टिकल नेचर शो करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ आपको। ठीक है, अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी है तो आपको सारा केमिस्ट्री में मिल जाएगा पूरा डिटेल में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वेव नेचर ऑफ लाइट इज़ वेरीफाइड, ये हो गया दोस्तों, ये सब कुछ हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ आइडल एमीटर, देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्लाइड इसलिए जोड़ी है कि इसमें इन्फिनिटी किसकी होती है, वोल्ट मीटर की होती है इन्फिनिटी, वोल्ट मीटर की होती है इन्फिनिटी दोस्तों। और उसी तरीके से फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर से कौन सा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। रेजिस्टेंस ऑफ आइडल एमीटर होती है आपकी 0 और वोल्ट मीटर की होती है इन्फिनिटी। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन, द पोटेंशियल एट, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन है, इस पर गौर कीजिए कि द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज 5 इंटू 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 10 सेंटीमीटर अवे इज, पोटेंशियल निकालना है मेरे को। तो मैं आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/4 पाई ठीक है, Q/R। देखो इसमें V है, जो ये K है, ये कांस्टेंट होता है तो इसे हम K लिख देंगे और QR। अब आपको बताया कि इस K की वैल्यू फिक्स्ड होती है। ठीक है, Q के चार्ज हमें दिए हुए हैं। ठीक है, और लोकेटेड 10 सेंटीमीटर अवे R भी हमें दिया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे V हमें निकालना है, Q हमें दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। आर रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ऐसे हमें क्या मीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ऐसे यूनिट मीटर होती है। तो यहाँ पे 10 इंटू 10⁻⁻² आ गया। ठीक है दोस्तों, 10⁻⁻² आ गया। अब इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R। अभी इफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। Q चार्ज हमें दिया हुआ है और R भी हमें दिया हुआ है, हमने डाल दिया है क्वेश्चन में ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने डाल दिया। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट्स, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल इन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स बेस्ड ऑन द एनर्जी, दोस्तों किस पे होता है, बर्नौली प्रिंसिपल इज द बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है दोस्तों। बर्नौलीज थ्योरम प्रिंसिपल किस पे है, एनर्जी पर बेस्ड है। आगे करते हैं क्वेश्चन, आगे चलते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा mr² डिवाइड बाई 2। देखो यहाँ पे फॉर अ सर्कुलर रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज I इज इक्वल टू mr² फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम I इज इक्वल टू 1/2 mr² इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो C होगा दोस्तों। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सर्कुलर डिस्क अबाउट द डायमीटर इज 1/2 mr²। आगे चलते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर
स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, ये इसका आंसर होता है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये आंसर है ग्रेविटी सरफेस पे अर्थ के। अ पार्टिकल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ए एंड द विच डॉट डिस्प्लेसमेंट इट पोसेस हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों क्या बोला कि एक पार्टिकल है वो एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ए एंड विट डिस्प्लेसमेंट इज पोजेस हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें करना क्या है कि टोटल एनर्जी है जो आपकी पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है। एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फ्रॉम द इक्वेशन हमने क्या किया, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/2 से इसको इंटू कर दिया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो एक्स स्क्वायर को क्या कर दिया, इधर ही रख दिया, बाकी को अरे बारे इकट्ठा ले गए तो ये कट गया सब कुछ, तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बच गया। तो एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आएगा आपका इसका आंसर। ए फर्स्ट जो इसका है वो आंसर होगा ये वाला, a/√2। क्या है, पार्टिकल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एग्जाम्पल ए एट विद डिस्प्लेसमेंट इट पोजेस हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी नॉट बेस्ड अपॉन द फ्रिक्शन। देखो दोस्तों, इसका आंसर तो ऐसे हियरिंग होना चाहिए, परंतु जो इसकी ऑफिशियल आंसर की है, जहाँ मैंने देखा वहाँ स्पीकिंग था। अब आप अपना निर्णय लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। परंतु जो मैंने आंसर की देखी उस पर स्पीकिंग था इसकी जो ऑफिशियल थी, परंतु मेरे हिसाब से भी हियरिंग होगा, और मैंने जितना भी नेट पर सर्च मारा वहाँ भी हियरिंग ही था, सुनना। फ्रिक्शन एग्जिस्ट इन दिस एक्टिविटी वेयर हियरिंग इज नॉट बेस्ड ऑन द फ्रिक्शन। द यूनिट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, नो यूनिट, लीनियर मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती दोस्तों, इसका आंसर है डी। वट द इंक्रीज इन प्रेशर एट द स्पीड ऑफ द साउंड विल बी सेम से रिमेन सेम व्हेन द प्रेशर इंक्रीज, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द साउंड। ठीक है, तो वहाँ कोई इफेक्ट नहीं होता साउंड का, प्रेशर से साउंड पर का कोई इफेक्ट नहीं है, वो कोई अपने में कोई लिंक नहीं है उनमें। परंतु टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है प्रेशर पर। ठीक है, टेम्परेचर क्या करता है, इफेक्ट करता है प्रेशर पर, सॉरी टेम्परेचर इफेक्ट करता है आपके साउंड पर। ठीक है, विद इंक्रीज द प्रेशर द स्पीड ऑफ साउंड विल बी रिमेन सेम, बट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज द साउंड इफेक्ट। ठीक है, तो साउंड इफेक्ट होती है। यूनिट ऑफ क्या होती है, लीनियर मैग्निफिकेशन की नो यूनिट। आगे आ गया वट द इंक्रीज इन द प्रेशर द स्पीड ऑफ द साउंड विल बी। ठीक है, इन द आइडल गैस अप्रोक्सीमेटली एयर प्रेशर हैज़ नो रोल टू प्ले इन deciding the speed of sound. The pressure and the density both contribute to the velocity of sound equally and thus cancel each other. Air pressure has no effect on the sound speed. ठीक है दोस्तों, with the increase in pressure the speed of sound will be remain same. The independent of pressure speed remain unchanged in the increase or decrease of pressure. The, the speed of sound increase with the increase in the temperature. तो दोस्तों ये बात देख लेना कि प्रेशर का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी। द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट, इसका आंसर है दोस्तों 311 वोल्ट। तो देखते हैं कैसे आएगा। देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, E0 इज इक्वल टू E√2ERMS। ठीक है, तो इसमें जो √2 की वैल्यू है वो 1.414 है, और जो वोल्टेज दी है वो दी है 220 वोल्ट। देखिए पीक वैल्यू हमें निकालनी है, तो पीक वैल्यू ऑफ मेन करंट की, तो इसकी पीक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है √2ERMS जो आपका वोल्टेज दी है। तो √2 की वैल्यू 1.414 एंड इंटू 220 इसकी वोल्टेज दी है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू दी है और इसका जो आंसर आएगा इनको सॉल्व करके 311 वोल्ट आएगा। आगे चलते हैं, तो पीक वैल्यू हो गया। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, वाटर हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। वाटर क्या है, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट है दोस्तों। द मिरर यूज्ड बाय द डेंटल डॉक्टर, तो डेंटल डॉक्टर कौन सा मिरर यूज़ करते हैं दोस्तों, डेंटल डॉक्टर करते हैं कनकेव मिरर यूज़। कौन सा कनकेव मिरर यूज़ करते हैं डेंटल डॉक्टर दोस्तों।
अच्छा, जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किस पे काम करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, किस पे, लीनियर मोमेंटम पर काम करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो जेट होते हैं ये करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर काम। आगे चलते हैं। अ, ये हो गया जेट इंजन। अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज लैम्डा, वट विल बी इट्स वेवलेंथ एट 927 डिग्री ऑफ सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है ऑफ न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज लैम्डा है, और व्हाट विल बी दिस वेवलेंथ एट 927 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कैसे निकलेगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो भी लैम्डा न्यूट्रॉन है वो होता है इन्वर्सली अंडर रूट टी के। ठीक है, और लैम्डा वन इज इक्वल टू लैम्डा टू। तो मतलब क्या है, अगर लैम्डा वन को आप लिखोगे 1/√T1, और लैम्डा टू को लिखोगे आप 1/√T2। ठीक है, जब आप इसको एक दूसरे के रेशो में लोगे तो T2 ऊपर चले जाएगा, √T2 यहाँ बन जाएगा, और T1 यहाँ बन जाएगा √T1। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ आप इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे आप वैल्यू को पुट करेंगे, जो आपकी वैल्यू दी है। ठीक है, न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस बट विल बी द वेवलेंथ ऑफ 92.7 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या वैल्यू होगी, तो T2 की वैल्यू 237 हमने इसलिए प्लस किया क्योंकि वो क्या है, हमारे को कैलविन में चेंज करना है। तो कैलविन में 273 प्लस कर दिया 927 पे, और 273 प्लस कर दिया 27 पे। तो यह आ जाएगा आपका प्लस करके 1200 अंडर रूट होल अंडर रूट 300 कट जाएगा, 3 चौके 12, 4 आ गया, तो ये 2 आपका आंसर आ जाएगा। किस तरह दोस्तों, मैं अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक और बार बता लूँ। किस तरह, देखो लैम्डा वन फार्मूला तो ये सेम ही रहेगा, फार्मूले में डाल के बताता हूँ आपको। लैम्डा वन डिवाइड बाई लैम्डा टू। ठीक है, तो ये आपने जब इनको प्लस किया 273 प्लस 927 और 273 प्लस 27, ये आपका प्लस करके आ जाएगा 1200 डिवाइड बाय 1300। इन दो से दो कट जाएगा, ये बच जाएगा आपका 3 चौके 12, तो √4, और ये आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह होगा ये। तो 2 आ गया, तो इस लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, λ/2। तो λ2 की वैल्यू क्या आ गई, λ2 की वैल्यू हमारे पास आ गई λ/2। कैसे, 2 हमारे पास आंसर आया ना, आंसर आने के बाद क्या है, लैम्डा डिवाइड बाय λ2 इज इक्वल टू लैम्डा बाय इज इक्वल लैम्डा डिवाइड इज इक्वल टू λ/2 इज इक्वल टू 2/1। इस तरह लिख सकते हैं। तो लैम्डा एक तरफ चल गया और 2 इसके नीचे आ गया, और λ2 एक तरफ आ गया, इस तरीके से। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द स्केलर क्वांटिटी, हमेशा याद रखना काइनेटिक एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी। एडी करंट डू नॉट कॉज, एडी करंट में क्या होता है, स्पार्किंग नहीं होती दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। एडी करंट में क्या नहीं होता, स्पार्किंग नहीं होती। एडी करंट डू नॉट कॉज स्पार्किंग। what element is used to make solar cells, silicon is the used to make solar cells, silicon। option C, solar cell are device that convert sun radiation into electric, solar cell contain a semiconductor, silicon is the good semiconductor that can have used for the production of solar cell। ठीक है, और डिवाइस दैट यूज फॉर द कन्वर्टिंग AC इंटू DC। तो AC में DC, AC से DC में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है क्या, तो विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट DC टू AC।
ऑक्सीलेटर। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ऑक्सीलेटर होगा दोस्तों इसका आंसर। और AC से DC में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए आपको इन्वर्टर। क्या चाहिए आपको दोस्तों? रेक्टिफायर कन्वर्ट AC टू DC, वेयर एज इन्वर्टर कन्वर्ट DC टू AC। समझ रहे हो? मतलब अगर आपको AC से जो आपके घर में करंट आता है वो होता है AC करंट, उससे आपको DC में चेंज करना है तो आपको रेक्टिफायर लगेगा। और अगर आपको DC से AC में कन्वर्ट करना है तो आपको इन्वर्टर लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? इन्वर्टर लगेगा। DC से AC में चेंज करने के लिए आपको कन्वर्टर लगेगा। ठीक है, वर्ड डिवाइस यूज टू कन्वर्ट DC टू AC। अब DC टू AC में कौन सा होता है? DC टू AC इन्वर्टर होता है, परंतु यहाँ पे ऑप्शन में इन्वर्टर नहीं है तो इसका होगा ऑक्सीलेटर। यहाँ पे होगा ऑक्सीलेटर। क्या होगा? ऑक्सीलेटर। DC टू AC ऑक्सीलेटर। डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेट करंट, उसमें होता है ऑक्सीलेटर, या बोल सकते हैं आप इन्वर्टर। ठीक है, और AC से जो DC में चेंज करना होता है तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। आगे चलते हैं। द गिवन लॉजिक गेट इज, तो दोस्तों ये है और गेट। क्या है? और गेट। ये और गेट एक बनता है आपका इस तरीके से, एक बनता है आपका इस तरीके से, ये इस तरीके से। ठीक है, ये होता है एंड गेट। ठीक है, ये होता है एंड गेट। मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा छोटी सी 5-10 मिनट की, आप उसे देखेगा जरूर। और ठीक है, एक होता है इस तरीके से, एक होता है इस तरीके से, वो होता है नॉट गेट। ठीक है, वो होता है नॉट गेट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका और गेट। बी, इन न्यूक्लियर रिएक्टर द कंडक्टर रॉड आर मेड ऑफ कैडियम की बनी होती है रिएक्टर, और कैडियम की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कैडियम की। ये हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन की रिपीट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों जरूर बताएं, और क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ मैं अपने वीडियोज़ में, और ये भी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को जाने से पहले शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, अपना प्यार दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल की रीच बढ़ाइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।